Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the globalization and the effect on Indian economy, how MNCs work, what do you mean by MNCs, what do you mean by globalization, what do you mean by foreign investment. यहाँ तक हमने इस जो ये टॉपिक आज लिखा है मैंने इसमें एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट दे रखा था. द इन्वेस्टमेंट done in the form of purchasing land, machinery, building etc. somewhere else by the foreign companies or the MNCs is called foreign investment. अगर आप कहीं जाके अपना सामान यहाँ प्रोडक्शन किया दूसरी जगह पे तो फॉरेन ट्रेड हो जाएगा, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट ही दूसरी जगह करके प्रोडक्शन यूनिट लगा वहां लगा ली तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है. अब उसमें देखा था हाउ डिफरेंट MNCs, हाउ द MNCs कंट्रोल देयर प्रोडक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग देशों में प्रोडक्शन को कंट्रोल कैसे करती है. एक तो हमने एग्जांपल देखा था कि एक प्लांट कहीं लगा दिया जस्ट टू सेव द कॉस्ट, कि कॉस्ट को कम कर दिया जाए. तो इसी में हमने देखा कि किस प्रकार कंट्रोल करते हैं. उसके महत्वपूर्ण तीन तरीके हैं. MNC कहीं भी अगर नया अपना प्लांट लगाती है, नया अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करती है, तीन प्रकार से करती है. महत्वपूर्ण तीन प्रकार है उसमें. तो उस वो आप पढ़ेंगे हाउ MNCs कंट्रोल देयर प्रोडक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज. फर्स्ट इसमें देने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, कम इनटू कोलैबोरेशन और जॉइंट. दे कम इन कोलैबोरेशन विद द लोकल कंपनी. MNCs क्या करेंगी, जिस भी देश में जाए वहां की स्थानीय कंपनी, लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में आ जाएंगी. उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट करेंगी, साथ में काम करेंगी दोनों, जिससे कि उनके लिए थोड़ा सा आसान क्या हो जाएगा कि एकदम से आके दूसरे देश के अंदर मार्केट को अचीव करना और उसके अंदर एक्सीलरेट करना, आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है. तो क्यों ना स्थानीय कंपनी जो पहले से जिसका मार्केट है उसके साथ कोलैबोरेशन कर ले. तो इससे इसके लिए स्प्रेड करना अपने बिजनेस को आसान हो जाएगा. लोकल कंपनी को भी इससे बेनिफिट होता है. व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ द लोकल कंपनी, लोकल कंपनी को बेनिफिट होगा एन एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विल बी देयर. एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा. एक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मिलेगा उस कंपनी को. और दूसरा ए न्यू टेक्नोलॉजी विल बी ब्रॉट बाय द विल बी ब्रिंग बाय द किसके द्वारा, MNCs के द्वारा. MNC बड़ी कंपनियां बड़े लेवल पर काम करती हैं तो नई टेक्नोलॉजी मिल जाएगी. यानी MNCs को तो बेनिफिट ये है कि उनको स्टार्टिंग के लेवल पर जो इनिशियल लेवल है उसके ऊपर स्ट्रगल करने के बजाय एक लोकल कंपनी के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया, धीरे धीरे मार्केट में अपनी पैठ बनाई, उसके बाद अलग हो जाए. और स्थानीय कंपनी का फायदा, उसको इन्वेस्टमेंट अलग मिल गया. पहले इन्वेस्टमेंट था उसकी सीमा बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ गया. उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी मिल गई कि नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन को बढ़ाने की नई मशीनें आ गई उसके पास. अब उसके बाद दूसरा तरीका, ये तो था कोलैबोरेशन. दूसरा तरीका क्या होता है, एंड द कॉमन वे. कई बार एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉमन वे ऑफ स्प्रेडिंग बिजनेस बाय द MNCs. सबसे महत्वपूर्ण कॉमन रास्ता कौन सा है, वो कौन रास्ता है, बाय परचेजिंग ए लोकल कंपनी और बाय ओवरटेकिंग ए लोकल कंपनी. को स्थानीय कंपनी से खरीद लें. और MNCs के पास इतना पैसा होता है, दे हैव द बजट मोर देन द इकोनॉमी ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री. कई बार डेवलपिंग कंट्री उनका टोटल बजट नहीं होता, उससे ज्यादा पैसा तो उनके पास होता है. दे कैन डू इट इजीली, इसलिए आसानी से कर सकती हैं वो. तो किसी स्थानीय कंपनी को खरीद लें और फिर अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं. स्थानीय कंपनी का वहां पहले से मार्केट था, वो सामान पहले से बिक रहा था, उसके कस्टमर पहले से जुड़े हुए थे, फिर आगे प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. इसमें छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है कि अमेरिका की कंपनी थी कारगिल फूड्स, उसने हमारे यहाँ की परख फूड्स को ओवरटेक किया, उसको परचेज, उसको खरीद लिया. उसके बाद उस परख फूड की पहले से मार्केट थी, उसके साथ उसके पास 4 रिफाइनरीज भी थी जहां वो ऑयल रिफाइनिंग करते थे. वो 4 रिफाइनरीज किसके हाथ में आ गई, कारगिल फूड्स के हाथ में आ गई. और वो कंपनी धीरे धीरे 1 मिलियन पाउच पर डे प्रोडक्शन करने लगी. यानी 10 लाख पाउच, अगर 1 लीटर के माने तो भी 1 लीटर 10 लाख पाउच दिन में प्रोडक्शन करना, उनको बेचना, इतना बड़ा मार्केट MNC को मिल गया. तीसरा तरीका क्या है, they ask the local companies of the small producer to supply their product to the MNCs and they will sell it with their brand name. बड़ी कंपनी है, MNCs है, उनका खुद का ब्रांड है, एक रेपुटेशन है मार्केट में. तो क्या करेंगे, छोटे प्रोड्यूसर हैं, जैसे हमारे यहाँ घरों में कोई प्रोडक्शन होता हो, जैसे हम कश्मीर में जाए तो बैट बनते हैं, जो क्रिकेट के बैट बनते हैं, वहां स्थानीय लेवल पर सस्ते हैं. वो बड़ी कंपनियां अपना लेबल लगाए उसके ऊपर बेच दें, क्वालिटी अच्छी है, बेच दें. उसी प्रकार घरों में जहां शूज वगैरह की सिलाई वगैरह होती है तो एडिडास, रिबॉक जैसी कंपनियां वहां से खरीदें, अपने ब्रांड से बेच दें. उसमें दोनों को फायदा होगा. स्मॉल प्रोड्यूसर है उसको जो अमाउंट मिली चाहिए ज्यादा मिल जाएगी, और बड़ी कंपनी को उतना इन्वेस्टमेंट अपने लेबर के ऊपर, अपने प्लांट लगाने पर नहीं करना पड़ेगा, वैसे मिल जाएगा उसको. तो तीसरा तरीका क्या है, छोटे प्रोड्यूसर है उनको ऑर्डर प्लेस करना, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, और अपने ब्रांड से बेचें.
तो ये कम तरीका है कि किस प्रकार ये कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाती हैं। अब उसके बाद दे रखा है कि हमारे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, किस प्रकार विदेशी व्यापार बाजारों को जोड़ता है। अब देखो विदेशी व्यापार में अगर लिबरलाइजेशन हो जाए, छूट मिले, आजादी मिले, टैक्स कम लगते हो, हम एक जगह दूसरे सामान बेचें, तो इसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर को तो बेनिफिट ये होगा, इट विल गेट ए लार्ज मार्केट अदर देन डोमेस्टिक मार्केट। बाहर में प्रोडक्शन कर रहा था, भारत में इतना प्रोडक्शन बिक नहीं पा रहा था, तो उसको दूसरा मार्केट मिल गया, अमेरिका, जापान, फ्रांस, स्पेन, कहीं भी बेचे हो, मार्केट बड़ा मिल गया प्रोड्यूसर को। दूसरा, कंज्यूमर को उससे क्या बेनिफिट होगा, कंज्यूमर को बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही वो दूसरे मार्केट में एंटर करेगा, वहां की कंपनियां उनके साथ कंपीट करेगा, कंपटीशन लेवल में तो क्वालिटी अच्छी होगी उस प्रोडक्ट की और चॉइसेस बढ़ जाएंगे, यानी कई प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, कई कंपनियों के प्रोडक्ट आ जाएंगे, एक तो चॉइस मिल गई, एक क्वालिटी अच्छी होगी और कंपटीशन में प्राइस भी कम हो जाएंगे कि हर कंपनी कम से कम प्रॉफिट लेके उसमें अब ज्यादा बेचना चाहेगी, तो उसमें क्या है कि प्रॉफिट तो ज्यादा सेल होगी, उस पर अपने आप बढ़ेगा, तो उसमें कंपटीशन में कीमत अच्छी हो जाएगी, चॉइस भी मिलेगी और रेट पर भी अंतराता कम हो जाता है। अब उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट किस प्रकार होगा कि इसमें छोटा सा एग्जांपल दिया गया है हमारे यहाँ, एक चाइनीज टॉयज का। चाइनीज टॉयज है, चाइनीज कंपनी है, उन्होंने देखा मैन्युफैक्चर है, प्रोड्यूसर है किसके, टॉयज के। उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ मार्केट में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना बिक नहीं रहा, तो क्यों नहीं, वी आर सपोज्ड टू मूव टू द इंडियन मार्केट, भारतीय मार्केट में जाए। उन्होंने प्लास्टिक के टॉयज भारतीय मार्केट में लेके आए। अब लोगों के सामने भारतीय मार्केट में जब टॉयज को कंपेयर किया गया तो क्वालिटी में भी अच्छे थे चाइनीज और सस्ते भी थे, प्लास्टिक टॉयज जब इंट्रोड्यूस किए गए, और एक समय ऐसा आया कि ज्यादातर रिप्लेस कर दिए गए भारतीय टॉयज चाइनीज के द्वारा, तो इससे चाइनीज प्रोड्यूसर को एक बड़ा मार्केट मिल गया। इसमें लॉस तो हुआ हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उनके पास सस्ती चीज मिली, क्वालिटी अच्छी थी और उसके साथ साथ चॉइसेस मिल गई। अब इसमें देखा इंटीग्रेशन कैसे हुआ मार्केट का। देखो चाइना की कंपनी यहाँ आई, दोनों देशों में कंपटीशन, यानी वहां और यहाँ के अब धीरे धीरे कंपटीशन इतना बढ़ गया कि वही सामान वो कंपनी बना रही है, बाहर में बेच रही है, अमेरिका में बेच रही है, फ्रांस में, तो कितने सारे मार्केट आपस में जुड़े हुए हैं एंड देयर इज ए वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द रेट्स। उनकी कीमत में बहुत कम अंतर मिलेगा, यानी यहाँ बैठा 1,500 किलोमीटर बैठा व्यक्ति कंपीट कर रहा है दूसरे व्यक्ति से उसी मार्केट प्रोडक्शन करने के बाद। तो इस प्रकार ये पूरे वर्ल्ड को जोड़ देता है हमारा फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं। फॉर द रिमेनिंग टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।